Write down center of mass. It's part of rotational only. पहले फील करना सेंटर ऑफ मास को, है ना? तो फीलिंग वाला पार्ट मैंने इस रॉड को इस तरह से होल्ड किया, सर ये पूरी की पूरी जो रॉड है ये मेरे हाथ के साथ हर जगह पर टच हो रही है। कितना फोर्स मेरे हाथ को लगाना पड़ेगा उसको नीचे गिरने से रोकने के लिए, mg। देन अगर मैं वो सारा का सारा फोर्स केवल एक ही जगह लगा दूं और ये फिर से नीचे नहीं है, then I will say that that particular point is what? Center of mass। उतना ही फोर्स अगर मैं यहाँ लगाऊंगा तो काम नहीं चलेगा, ये ऐसे आ जाएगी। इस तरह होल्ड करने के लिए आई नीड टू होल्ड इट टाइट। यहाँ पर ये पीसफुली आपने होल्ड किया, इट डजंट फॉल बिकॉज देयर इज अ पॉइंट वेयर ऑल द वेट ऑफ बॉडी इज एक्टिंग एंड एग्जैक्टली एट दैट सेम पॉइंट हमने क्या लगा दिया, एक नॉर्मल रिएक्शन। इफ आई बैलेंस n and mg, पूरी की पूरी रॉड किस पर आ जाएगी? This point will be called what? या तो ऐसे लगाते या मैंने बोला ऐसे लगाओ। इस पूरी रॉड को हर जगह पर सपोर्ट प्रोवाइड करो। हर जगह पर अगर आप सपोर्ट प्रोवाइड करोगे तब भी sum of all these normal reactions, let's call them n1, n2 and so on. If you go and then take sum of all these, उसको भी किसके इक्वल होना पड़ेगा, और ये पूरा का पूरा सम इस mg को संभालेगा। ये रॉड अभी भी किस पर रहेगी? We can say that this figure is equivalent to this. तो सपोज आप केवल इस रॉड को देख पाते हो और आपको मालूम नहीं पड़ता कि आपने यहाँ फोर्स लगाया या हर जगह पर लगाया है। In that situation, आप क्या बोलते? This rod, since is not moving, this rod is also not moving, and therefore both systems are identical, are equivalent systems. लेकिन यहाँ पर एक ही जगह लगाना है। What is that spatial point? We call this spatial point what? Center of mass. ये वो फर्स्ट टाइप को नोट करना, बाद में पहले सुन लो, पहले फीलिंग ले ले सेंटर ऑफ मास। अगर हम if I throw this marker, जिस मार्कर को थ्रो करते हैं तो उसका पाथ कैसा होता है? प्रोजेक्टाइल पाथ कैसा होता है? पैराबोलिक। याद है ना? So when I throw this marker, इसका पाथ कैसा होगा? पैराबोलिक। एक आदमी कैच करना और लोग बाकी लोग देखना है इसका। कोई इंपॉर्टेंट चीज क्या है इधर? फिर से वही रख फिर से देखना। क्या नोटिस करना क्या ये ऐसे जा रहा है या ऐसे जा रहा है? देखना। क्या आपको देखा ये रोटेट होता हुआ जा रहा था? लेकिन इधर हमने बोला इसका पाथ किस तरह का होना चाहिए था, लेकिन अगर आपने नोटिस किया हो इसका पाथ ऐसा था, ये इस तरह से जा रहा था, इसका मतलब इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? रोटेशनल। लेकिन एक पॉइंट ऐसा है इस मार्कर पर इसका पाथ परफेक्ट पैराबोला है। व्हाट इज दैट पॉइंट? सेंटर ऑफ मास। तो जो हम मेन प्रॉपर्टी डिफाइन कर रहे हैं कि पाथ इज पैराबोलिक, दैट इज नॉट फॉर द एंटायर बॉडी। इफ यू लुक एट दिस पॉइंट, इसका पाथ पता है कैसा है? ये आगे भी जा रहा है और साथ में क्या कर रहा है? सर्कुलर मोशन। कॉल इट रोटेशनल। साथ में क्या क्या करना जा रहा है? सर्कुलर। द सेम टाइम कहां जा रहा है? आगे की तरफ। देयर इज वन पॉइंट ऑफ द बॉडी which is
following a perfect parabola, and we'll call that point as what? Center of mass. Second case का मैं यहाँ फिगर बना दे रहा हूँ. समझ में आया क्या हो रहा है? मेरी रॉड आपकी रोटेट कर रही है. ये जो पॉइंट है इसका पाथ किस तरह का बना हुआ है? परफेक्ट पैराबोला. This point which lies on the body, we'll call this point as what? Center of mass. What do we call it? Center of mass. और ये क्यों perfect parabola बना रहा है? And how can we balance all the mass of the body by exactly supporting at a single point? थोड़ी देर बाद इसको देखेंगे. पहले जरा ये दोनों फिगर बनाइए. This and then this. इसमें एक रॉड है और ये रॉड ऐसे रोटेट करते हुए जाएंगे. Note down this point. We can support an object by applying force at a single point. Location of this point is called center of mass. Location of this point is called center of mass. Next point. When we throw an object, not every point on it follows a parabolic trajectory. Not every point on it follows a parabolic trajectory. There is a special point called center of mass, whose path is a perfect parabola. Whose path is a perfect parabola. सेंटर ऑफ मास मतलब क्या? जब हम बिहेवियर बॉडी का डिफाइन कर रहे हैं तो हम सारे के सारे फोर्स को जो बॉडी पर लग रहा है उसकी वजह से बॉडी का जो बिहेवियर बन रहा है, हम उस बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए हम क्या बोलते हैं कि भाई कोशिश करते हैं समझ में आए. थोड़ा इधर इससे समझते हैं. There are two masses m1 and m2. इससे हल्का सा डीप नॉलेज देने की कोशिश कर रहा हूँ, जितना आप कैच कर सको करना. m1 and m2 और हमने इनको एक रोप से कनेक्ट कर दिया और रोटेशन डेवलप किया. जब रोटेशन डेवलप करेंगे तो एक दूसरे से दूर जाना चाहेंगे बिकॉज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. इस तरफ एक फोर्स लगेगा T और इधर भी क्या लगेगा? टेंशन फोर्स. साथ में इस पर नीचे क्या लग रहा होगा? इस पर भी नीचे क्या लग रहा होगा? अगर ये M1 अकेला होता
तब इस पर फोर्स क्या लगता है भाई, और अगर ये V से जाता तो इसका पाथ किस तरह का दिखाई देता आपको। लेकिन इस M1 पर दो फोर्स लग रहे हैं, एक तो कौन, दूसरा कौन, एग्जैक्टली सेम यहां हो रहा है। जब ये रॉड रोटेट कर रही है तो जो डिफरेंट एटम्स हैं वो एक दूसरे पर क्या और लगा रहे हैं, इंटरनल फोर्स। उसकी वजह से इस पॉइंट का पाथ पैराबोलिक नहीं है। समझ में आया पॉइंट क्या बताया, क्योंकि इस पर दो फोर्स लगे, तो वेट लगा और साथ में क्या लगा, इंटर एटॉमिक फोर्स T, टेंशन फोर्स। क्योंकि अपने को पता है कि एक ही फोर्स हो Mg वर्टिकली डाउनवर्ड्स, तो अभी वाला जो पाथ है वो क्या कहलाएगा, पैराबोला। तो फिर बोला एक काम करते हैं, इन दोनों की जगह बात इससे करते हैं, I will call this what? अगर मैं इसकी बात करूंगा तो मैं बोलूंगा कि इस पर कितना फोर्स लग रहा है, M1 प्लस M2। मैंने पूरी बॉडी का वेट कहाँ शिफ्ट कर दिया है इस जगह पर, और जब मैंने यहाँ शिफ्ट किया किसका, M1 एज वेल एज M2। मोमेंट ऐसे M1 एज वेल एज M2, मुझे अब किसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, टेंशन की मुझे T के लिए सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब ये T किस तरह के फोर्स बन जाएंगे, इंटरनल बन जाएंगे। मुझे केवल किससे बात करनी है, M1G प्लस M2G। तो M1G प्लस M2G कहां लगा, सेंटर ऑफ मास, केवल इतना ही लगा। केवल अगर एक ही फोर्स है वर्टिकल तो पाथ कैसा बनना चाहिए था, समझ में आया, क्यों पैराबोलिक ट्रैजेक्टरी फॉलो कर रही है बॉडी हमारी। इसको भी दिखा दो इसके साथ जस्ट डिटेलिंग के लिए। नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू दिस वन, बट हमारे लिए समझ में आया। P is acting as an internal। जब मैं M1 M2 दोनों को साथ में ले लेता हूं, मुझे इस इंटरनल से मतलब नहीं रह जाता। Done? Let's हमने जितना टॉर्क का कॉन्सेप्ट डेवलप किया वो हमारे लिए सेंटर ऑफ मास को डिफाइन करने में हेल्प करेगा। ये अभी तक का पार्ट समझने वाला पार्ट था। अब how do we calculate center of mass? First I'm giving you the formula and then side में उसका हल्का सा प्रूफ दिखाऊंगा मैं। देखना है, let's develop a formula for that। कोई भी एक बॉडी है अपने पास और collection of point masses, एक point mass M1 यहाँ पर रखा हुआ है, एक M2 यहाँ रखा हुआ है, M3। जो M1 है इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1, z1। ऐसे M2 के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, x2, y2, z2, x3, y3, z3। बीच में बोला यहाँ पर कहीं क्या प्रेजेंट है, सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स को हम शो करेंगे x बार, y बार एंड व्हाट। बड़ा इजी सा फॉर्मूला है, देखना। ये जो x बार होता है उसको बोलते हैं m1 टाइम्स x1 प्लस m3 प्लस m4 जितने भी है, डिवाइडेड बाय व्हाट, m1 प्लस m2 प्लस m3। ये अपने को क्या प्रोवाइड करता है, x बार। लेट मी गिव द प्रूफ नाउ फास्ट। एक हाइपोथेटिकल मासलेस रॉड है। इस मासलेस रॉड पर यहां एक पॉइंट मास रखा हुआ था M1 और यहां भी क्या रखा हुआ था, ये जो चीज है इसको थोड़ी देर के लिए क्या मानने को बोला मैंने, मासलेस रॉड। मासलेस मींस आपका काम केवल इस मासलेस रॉड से ये था,
भाई आप m1 को यहाँ रखो, m2 को यहाँ रखो, इट्स अ रॉड, इट्स अ रिजिड थिंग। अगर रिजिड है तो अगर मैं बोला ये m1 कितने डिस्टेंस पर है x1 और ये m2 कितने डिस्टेंस पर है x2, तो हमेशा इतने डिस्टेंस पर बने रहेंगे। ये लॉजिक समझ में आया? Assume this is a massless rod, यहाँ पर आपने एक m1 लगा दिया, यहाँ पर क्या लगा दिया m2। इस m1 का नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा, वेट कितना, इस m2 का नीचे की तरफ लग रहा होगा वेट कितना, दिस इज द एक्सिस। इस एक्सिस के अबाउट दोनों लोग ऐसा टॉर्क देंगे, ये जो टॉर्क होगा वो टॉर्क ये होगा m1g टाइम्स x1। पहले वाले का समझ में आया? टॉर्क का फॉर्मूला बहुत दिनों से कर रहे हैं, क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, कितना है वो x1। ऐसे ही m2 का भी टॉर्क कितना, m2g टाइम्स, कितना समझ में आया? फिर मैंने बोला एक काम करो, जनरेट सेम टॉर्क लेकिन इस बार m1 m2 दोनों को उठाकर किसी एक जगह पर रख दो। तो हमने यहां पर क्या रख दिया, m1 भी रख दिया और क्या रख दिया m2, जैसे यहां दिखाया था थोड़ी देर पहले। अभी m1 और m2 हमने जहां रखा है उसका एक्सिस से जो डिस्टेंस है उसे क्या नाम दे दिया, इस जगह पर टोटल फोर्स कितना लग रहा है, m1 प्लस m2 टाइम्स g। और हमारा बोलना क्या है, हमने बोला रियलिटी में m1 कितने डिस्टेंस पर है x1, m2 कितने पर है x2 डिस्टेंस पर, कहां से, एक्सिस। ये दोनों मिलकर कितना टॉर्क प्रोड्यूस कर रहे हैं, दैट मच। मैंने बोला एक काम कर, यहां से हटा दोनों को उठाकर बीच में रख दो, कितने डिस्टेंस पर रख दो x1, और अभी भी सिस्टम का टॉर्क क्या आने लगे, सेम। अगर दोनों टॉर्क सेम आएगा तो मैं बोलूंगा कीप m1 m2 एट दिस और m1 और m2 एट दिस, दोनों कंडीशन में आपका टॉर्क क्या बना हुआ है, सेम। इसका मतलब दोनों सिस्टम क्या हो जाएंगे, आइडेंटिकल। लेकिन अगर मैं यहां रखूंगा तो टॉर्क को क्या बोलता मैं, m1 प्लस टाइम्स, ये तो फोर्स हुआ, कितने डिस्टेंस पर है ये, कैन यू सी द प्रूफ, g and g, what's the value of x bar, m1 x1 plus m2 divided by m1 plus m2। और में आ गया, और भी है, अगर m3 m4 m4 मल्टीप्लाई करते जाओ, नीचे क्या कर दो, डिवाइड। यहां तक का पार्ट समझ में आ गया? आपको ये याद रखना है, प्रूफ साइड में अलग से दिखा देना। बिफोर दैट कितने लोगों को ये समझ में आ गया? सेम फॉर्मेट यार, यहां पर किसके लिए था, x1 x2, अरे किसका बन गया, जितने हैं सबको उनके y कोऑर्डिनेट से क्या करते जाओ, ये क्या बन जाएगा, m1 z1 plus m2 z2 डिवाइडेड बाय m1 plus m2 plus m3। इतनी कहानी क्लियर? चलिए इतना नोट करो, फिर आगे बढ़ाएंगे। बताना कितने लोगों को समझ में आया? बोर्ड पर इधर क्या लिखा हुआ है, velocity of along the x-axis is m1 multiplied by velocity of first one along the x-axis। कहां से आ रहा है? इसके साथ सर ने ये कर दिया है, कितने लोगों को समझ में आ गया?
तो ये x को क्या कर दोगे, अगर x बार को डिफरेंशिएट करोगे तो किसकी वेलोसिटी मिलेगी, किधर मिलेगी, तो dx 1/dt करोगे तो किसकी वेलोसिटी मिलेगी, m1 की, लेकिन किधर मिलेगी, अगर आपको सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी चाहिए x डायरेक्शन में, टेक ऑल द कंपोनेंट्स अलोंग द x एक्सिस। रिपीट करने की जरूरत नहीं है, y वाला खुद लिख सकते हैं, y वाले केस में क्या बन जाएगा, v1 y, z वाले केस में क्या बन जाएगा, कितने लोगों को ये समझ में आ गया, आगे समझ में क्या लिखा हुआ है, एक्सेलरेशन ऑफ, इस चीज को डिफरेंशिएट करो एक बार और, dv बाय क्या बन गया, इसको डिफरेंशिएट करो, dv1/dt, एक्सेलरेशन किसका, फर्स्ट का, किस तरफ लेंगे, रिपीट करते जाओ, डिवाइडेड बाय व्हाट, m1 plus m2 plus m3। तो केवल एक फॉर्मेट याद रखो, x बार क्या होता है, m1 x1 plus m2 x2 डिवाइडेड बाय m1 plus m2। इसी का v वर्जन क्या होगा, n1 v1 plus m2 v2। a वर्जन क्या होगा, m1 a1 plus m2 a2। जिस डायरेक्शन की बात करनी है उस चीज को चूज करो, put on this and this, if you wish ये भी दिखा सकते हो अलग से। Write down the question. 2 point masses, 4 kg and 12 kg. 2 point masses of 4 kg and 12 kg are separated by a distance of, are separated by a distance of 48 meters. Find out distance of center of mass from 4 kg. Distance of the center of mass from 4 kg. एक 4 kg दिया और दूसरा क्या दिया, 12 है, उनके बीच का सेपरेशन कितना दिया मैंने, 48। इन दोनों का जो सेंटर ऑफ मास है आपको बताना है कि वेयर इज इट लोकेटेड। इससे इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता फिजिक्स में, इजी का आया, एक मास कितने का है, दूसरा कितने का है, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, अपने को क्या निकालना है, सेंटर, सेंटर बीच में होगा, बीच का मतलब 48 का हाफ कितना हो गया, यहाँ पर क्या निकल आया, सेंटर ऑफ, सेंटर ऑफ मास का होता है, सेंटर इतनी देर से ये तो करा रहे थे। ऐसे आंसर तो बन गया यार, 24 होता, सबने 2 मिनट का टाइम दे रखा है, 2 मिनट से ज्यादा, या 48 डिवाइड बाय 2 करने के लिए 2 मिनट का टाइम है, 2 4। इधर जो हमने सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला लिखा हुआ है x बार, x बार कहां से लेते हैं अपन, x1 x2 x3 y1 y2 y3 z1 z2 z3, ये डिस्टेंसेस कहां से काउंट होती हैं, ओरिजिन से, कहां से, मुझे कहां से डिस्टेंस चाहिए इसमें, 4 kg, तो एक काम करें ना, 4 kg पर क्या रखते हैं, ओरिजिन,
एक्सिस सिस्टम मतलब 4 kg पर क्या रख दो, ओरिजिन। तो अगर मैं 4 kg पर ओरिजिन रख दूंगा, ये तो हटा दे रहा हूं, बेकार था ये। Well, first of all, how many of you can feel that center of mass to be closer to 12 kg? Yes. है ये ना यार, ये सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं होगा। मुझे इसका ये डिस्टेंस निकालना है, कितना है ये, x बार। सीखो, x बार कहां से काउंट होता है, ओरिजिन से। x1 कहां से काउंट होता है, ओरिजिन से। तो एक काम करो ना, 4 kg पर आपने किसको फिट कर दिया, अगर 4 kg पर ओरिजिन फिट कर दिया तो कितने लोगों को दिख रहा है, x1 0 हो गया और x2 कितना हो गया, क्या निकालना है, छोटा तो फॉर्मूला है। x बार की वैल्यू कितनी है, m1 into m2 into divided by m1 plus m2, 16 336। किसी का आया था, only one, 2। At what distance, 36 meters। Go down this। Done। Neither। We have been given an equilateral triangle being formed by 3 identical point masses. M, M, M. It's an equilateral triangle and let's say this length is what, L. Side length कितनी रखी है अपने को? There are 3 point masses. Find out distance of center of mass from any of the corners, vertices. Find out distance of center of mass. Find out distance of center of mass from any one of the vertices. इधर ओरिजिन कहां पर है, यहाँ। कहां से पूछा है, कॉर्नर से पूछा है, किसी एक पोजीशन से पूछा है, यहाँ ओरिजिन ले लो। क्या आपको देख रहा है कि यहाँ की जगह अगर यहाँ ले तो फायदा ज्यादा होगा। आप यहाँ भी ले सकते हो, सीखना। इधर देखो, क्या आपको इतना फील होता है कि अगर ये तीनों मासेस सेम है तो फिर सेंटर ऑफ मास को इस लाइन पर होना चाहिए? इतनी अकल है, अकल की क्या होता है, फीलिंग वाला पार्ट है। अगर ये हैवी होता तो डेफिनेटली कहां शिफ्ट हो जाता, यहाँ पर। सेंटर ऑफ मास कहां होना चाहिए, इट शुड लाई समवेयर ऑन दिस लाइन। इसका मतलब होगा सेंटर ऑफ मास। अगर कोई आदमी यहाँ पर सेंटर ऑफ मास यहाँ पर क्या ले लेता, तो एक तो तुम्हें किसकी जरूरत पड़ती, हालांकि वो तो बच्चा बच्चा एक बार ही बोल देगा, कितना है, साफ साफ दिख रहा है, बिल्कुल बीच में है। दूसरा, किसकी जरूरत पड़ती तुमको, लेकिन क्वेश्चन क्या है, डिस्टेंस कहां से, यहां से, तो किसकी जरूरत पड़ती, व्हाट इज दैट, रूट ओवर। समझ में आया, डिफिकल्टी लेवल बढ़ गया। उन्हें बोला यहां रख दियो ओरिजिन। अगर यहां ओरिजिन है तो अपन ने बोला क्या, सेंटर ऑफ मास कहीं यहां होगा। कैन यू सी, एक्स बार निकालने की तो जरूरत ही नहीं है, एक्स तो निकालने की जरूरत ही नहीं, यहीं पर है। सीधा सीधा क्या निकालना है, केवल वाई बार। और इतना बोल दो कि ऊपर की जगह नीचे वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव बोल दो, बोलते ऊपर पॉजिटिव होता है, उसकी जगह क्या बोल दो, नीचे। कैन यू सी, y1 इज 0 और केवल क्या निकालने की जरूरत है, ये y बार कहां से आया हुआ है, इसी कॉर्नर से तो आया हुआ है।
सीधा सीधा आंसर आ जाएगा एक बार में। तो अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो हम अपने हिसाब से क्वेश्चन को क्या करते हैं, रीडिजाइन। बिकॉज मैंने यहाँ ओरिजिन लिया होता, एक्स बार निकालो फिर वाई बार निकालो फिर उसका स्क्वायर ऐड करते जाओ, उससे अच्छा ही कर दें। तो बताना भाई कितने लोग समझ पा रहे हैं, m इंटू 0 प्लस m इंटू क्या करें, डिनोमिनेटर तो समझ में आ गया होगा। 3 बार m ऐड कर दोगे, m प्लस m क्या होता है 3m, ये भी समझ में आ गया होगा। m1 इंटू y कोऑर्डिनेट, इसका y कोऑर्डिनेट पता करना है। तो y कोऑर्डिनेट ऑफ दिस, ये क्या लिखा है, यहाँ भी 0, तो प्रूफ कर दिया कि ऊपर और नीचे हाइट से, अगर दिमाग घुटने में है। यहाँ y कोऑर्डिनेट क्या है 0, यहाँ का y कोऑर्डिनेट क्या होगा, व्हाट इज दिस एंगल 60 डिग्री। क्या आपको दिख रहा है y कोऑर्डिनेट ये होगा? यस सर, दिखता है। ये लेंथ कितनी है, ये एंगल कितना है 60 डिग्री। तो ये चीज यहां से यहां तक L का परपेंडिकुलर कंपोनेंट कहलाती है ना। परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या होता है, साइन और कॉस। ये क्या लिखा हुआ है, मैंने बोला नीचे की तरफ पॉजिटिव ले लो क्योंकि अपने को डिस्टेंस काउंट करनी है। तो ये वाला जो m है इसका y कोऑर्डिनेट क्या लिखा हुआ है, क्या है सेम टाइम। जैसा इसका होगा वैसे ही तो इसका भी होगा, लेकिन इसका y कोऑर्डिनेट अगर इधर है तो नेगेटिव होगा, इधर वाले का क्या होगा, नहीं यार y ये होता है, y क्या होता है ये, इसका भी पॉजिटिव है तो इसका भी क्या होगा पॉजिटिव। ऊपर नेगेटिव ले लिया हमने, नीचे क्या ले लिया पॉजिटिव। हमारी मर्जी, अप इज व्हाट नेगेटिव, डाउन इज व्हाट पॉजिटिव। ये क्या लिखा हुआ है समझ में आ गया है? या उससे अच्छा आप लोग, तो मैं आपके लिए इतना भी करने को तैयार हूँ, एक बार और लिख दिया अब तो समझ में आ गया होगा। mn कैंसिल हो गया, ml sin 60 ml sin 60 क्या हो गया, 2l sin 60, 2l what is sin 60, whole thing divided by, क्या आंसर आ रहा है 2 cancel l divided by √3। जो मैथ्स वाले हैं उन्होंने सेंटर ऑफ मास को मैथ्स में सेंट्रॉइड करके सुना होगा। Do you remember the formula of centroid? x1 plus x2 plus x3 y1 plus y2 plus y3 divided by, कितने लोगों को समझ में आता है सेंट्रॉइड इज नॉट ऑलवेज सेंटर ऑफ मास। अगर मास इक्वल है तो तुम्हारा m क्या हो जाएगा, ट्राइंगल में क्या होता है सेंट्रॉइड, ट्राइंगल में मास होता है क्या, नहीं, ट्राइंगल में केवल कोऑर्डिनेट्स होते हैं, हम क्या डिफाइन कर रहे होते हैं उसका सेंट्रॉइड। बट सेंट्रॉइड बिकम्स व्हाट, सेंटर ऑफ मास। अगर हर जगह का मास क्या ले लो आप सेम, अगर मासेस अलग है तो फिर क्या आएगा m1 m2 x2 m3 x3। फिर से अगर यहाँ 1 kg रखा होता, यहाँ 2 kg रखा होता, यहाँ 3 kg रखा होता, तो क्या आपको दिखता है सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ शिफ्ट हो जाता, ये 3 है ना। लेकिन सेंटर ऑफ सेंट्रॉइड यहीं पर है, सेंट्रॉइड मैथमेटिकल टर्म, ट्राइंगल का सेंटर, लेकिन सेंटर ऑफ मास फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है। उसके लिए आपको m की भी जरूरत पड़ती है, साथ में x की भी जरूरत पड़ती है। क्यों हमने ये नहीं किया, क्यों ये किया, समझ में आ गया। नोट डाउन दैट ये साइड में, इससे कि आपको याद रहे कि अगर ये करते तो फिर इतना डेवलप करते। सॉल्व करोगे आंसर देखिए आएगा, ये निकालोगे ना आएगा ये L upon 2।
मैं सोचो तुमने सुना है मीडियन 2/3 में कट होती है। यस सर। पूरी लेंथ कितनी है? L sin 60 का 2/3 लिखा हुआ। You can use these things as a trick. लेकिन कब the masses क्या हो? Same. वाली अंदर परेशान मत हो, तुम ये याद रखो। m1x1 plus m2x2 plus m3x3 divided by m1 plus m2 plus m3। इतनी कहानी में कहीं कोई डाउट? अब लेवल उठाते हैं भाई। इस तरह के चिल्लर क्वेश्चंस नहीं करते हैं अपन। कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, सेंटर ऑफ मास निकाल रहे हैं, तो बच्चों के लिए इधर सीखना। अभी थोड़ी देर पहले हमने जो क्वेश्चन किया था, लेट्स गो बैक टू दैट क्वेश्चन अगेन। एक 4 kg लिया था और एक क्या लिया था हमने? 12। डिस्टेंस दिया था 48। हेलो, मैंने ग्रेविटेशन नहीं कराया हुआ, लेकिन ग्रेविटेशन का इतना आइडिया अगर आपने को है कि दोनों मासेस एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगे, यू रिलीज दैट, एक फोर्स होता है दो मासेस के बीच में, G m1 m2 अपॉन होता है। क्यों होता है अपन रोटेशन के बाद वहीं आने वाले हैं, लेकिन अभी के लिए अर्थ आपको खींचती है और आप कौन ज्यादा फोर्स लगा रहा है, अर्थ आप पर या आप अर्थ पर? इक्वल। फिर 4 इस तरफ चलेगा विद द हेल्प ऑफ व्हाट? F, और 12 इधर चलेगा विद द हेल्प ऑफ व्हाट? F। कौन पहले पहुंचेगा सेंटर ऑफ मास पर? कौन है जो पहले सेंटर ऑफ मास पर पहुंचेगा? किसका एक्सेलरेशन ज्यादा है? एक्सेलरेशन थोड़ी सेम होगा, एक्सेलरेशन क्या होता है? फोर्स डिवाइडेड बाय। तो रटना क्या है, इस मार्कर को छोड़ा मैंने, मार्कर अर्थ पर फोर्स लगा रहा है ज्यादा या अर्थ मार्कर पर? सेम एक्शन एंड किसका एक्सेलरेशन ज्यादा दिख रहा है, मार्कर का अर्थ का? अर्थ तो बेचारी बैठी है चुपचाप, उसमें किसका एक्सेलरेशन ज्यादा है? इसका एक्सेलरेशन ज्यादा है, जल्दी पहुंचेगा। तो पहले कौन पहुंचेगा सेंटर ऑफ मास पर? पक्का 12 नहीं। तो फिजिक्स से बात करते हैं, कौन पता है? एक का मास ज्यादा है, एक का एक्सेलरेशन ज्यादा है। हमारे पास कम है, क्या पता नहीं होगा आपको? देखना। Well, who can tell me acceleration of center of mass? In 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1, 0. लास्ट में आंसर दिया था मैंने। कितने लोगों को समझ में आता है ACM is 0? ACM का फॉर्मूला क्या था रे? m1 टाइम्स, अब a1 x, यहाँ तो सारी की सारी चीजें x ही दिख रही ना, x y z आप कब लेते हो? जब 3D में देखेंगे। ये अपना पूरा सिस्टम कहाँ एक ही लाइन में है ना, m1 a1 प्लस साथ में कौन? डिवाइडेड बाय सीखो, इधर कुछ और मत देखना, बोर्ड पर देखना बस। m1 a1, और you find acceleration of this body, let's say its mass is what? Force कितना लग रहा है? F divided by क्या है A1? M2 पर भी तो कितना फोर्स लग रहा है? Divided by what? सबने एक ही जगह को छोड़ी बीच में, जिससे कि सर ये बाउंड्री क्रिएट कर सके। क्यों सबने बाउंड्री क्रिएट की? एक आध आपने तो बता दिया करो यार, क्योंकि एक्सेलरेशन कैसी क्वांटिटी है? ये कहां लग रहा है भाई? इसलिए यहां क्या लगाना
बनेगा? समझ में आ गया? डिवाइडेड बाय m1 प्लस 0 दिख रहा है? m1 से m1 क्या हो गया? m2 से क्या हो गया? आज के इस आर्टिकल को शुरू करते वक्त यही तो बताया था, एफ एफ ये पर एक्शन है तो ये कौन? पूरा सिस्टम पर इंटरनली तो है ना, कोई एक्सटर्नल है क्या? अगर एक्सटर्नल नहीं है तो फिर टोटल मास कितना एक्सेलरेशन फील करता? क्या ये समझ में आ गया? खत्म नहीं हुआ, यहां देखते जाओ। इनिशियली ये 4 kg किस पर है? ये 12 kg भी किस पर है? इनिशियली। लेकिन बिकॉज ऑफ दिस फोर्स ये m1 इधर मूव करना शुरू करेगा और ये m2 इधर मूव करना शुरू करेगा। लेट्स कॉल इट m2। जब ये मूव करना शुरू करेंगे तो सेंटर ऑफ मास किधर जाना चाहेगा? लेफ्ट साइड और राइट साइड? As they start moving, this in this direction, this in this direction, सेंटर ऑफ मास कहां मूव करना चाहेगा? लेफ्ट की तरफ या राइट की तरफ? कोई चीज कहां मूव करना चाहती है उसके लिए आपको क्या क्या पता होना चाहिए? वेलोसिटी का आइडिया। तुमने यहां पर अब किससे बात करनी शुरू की? वेलोसिटी। u का मतलब क्या होता है? इनिशियल। u किसका? व्हाट इज द फार्मूला? m1 u1 प्लस डिवाइडेड बाय, ये देखा u का मतलब क्या होता है सर में? u1 कितना लिखा है? u2 भी क्या लिखा है? डायरेक्टली इनटू 0, m1 इनटू 0 प्लस m2 इनटू 0। समझ में आ रहा है इतना? सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी इनिशियली कितनी है? 0। ये क्या लिखा है? 0। क्या है ये? एक्सेलरेशन। आपके पास वेलोसिटी नहीं है और आपके पास एक्सेलरेशन नहीं है, इसका मतलब सेंटर ऑफ मास इज नॉट गोइंग टू मूव। We have proved that under the influence of internal forces, center of mass cannot move. That means center of mass यहां पर है। ये क्या 36 आया था ना? सेंटर ऑफ मास कितने डिस्टेंस पर है? 36। बोर्ड पर सीखना और समझना। लास्ट पॉइंट आ रहा है भाई। थोड़ी देर के लिए मान लो कि 4 kg सेंटर ऑफ मास पर नहीं पहुंच पाया यहां और 12 पहुंच गया, सपोज। क्यों हमने बोला? क्योंकि डिस्टेंस कम थी, इसको 36 चलना पड़ता, बचा कितना? 12। इसको केवल कितना चलना था? 12। तो किसी ने बोला कि पहले 12 पहुंच गया और अभी 4 kg नहीं पहुंच पाया है। क्या आपको दिख रहा है कि अगर 4 यहां पहुंचता और 12 सेंटर ऑफ मास पर, तो बेसिकली सेंटर ऑफ मास खुद क्या हो जाता? हैवी लाइटवेट ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ मास के यहां था। इसका मतलब आपने तो ये बोल दिया कि सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा है, लेकिन आप पहले से क्या बोल रहे हो कि सेंटर ऑफ मास कैन नॉट मूव। दैट मींस व्हाट शुड आई डू सो दैट this 4 and this 12 they always maintain their center of mass at this position if they both arrive at this position simultaneously। समझ में आया? yes। अब इधर क्वेश्चन सुनना। स्कूल में आता है 4 kg and 12 kg are given at a certain distance. What is the distance of center of mass? कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में क्या आता है? 4 kg and 12 kg are released under the influence of mutual gravitational attraction. After traveling what distance 4 kg collides with 12 kg. इस पूरे क्वेश्चन में कहीं भी सेंटर ऑफ मास बोला ही नहीं। उन्होंने किससे बात की? ग्रेविटेशन। तो आदमी का दिमाग कहां चला जाता है? ग्रेविटी पर, मूवमेंट हो रहा है, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन क्वेश्चन बेसिकली है किसका? आपको केवल क्या निकालना था? क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 4 कितना चलेगा कि 12 से टकराएगा? कितना चलेगा? 36। What is 36? Distance of center of mass. So instead of asking directly where the center of mass is, they're asking an indirect question. पूरा लॉजिक समझ में आ गया? Now write down the question in exactly the same form. 2 point masses 4 kg and 12 kg. 2 point masses 4 kg and 12 kg
are initially at rest and move towards each other because of the gravitational pull between them. Because of the gravitational pull between them. Find out after moving what distance four kg collides with 12 kg. 4 kg collides with 12 kg. सबसे पहला काम क्या करो, ये फिगर बनाओ, show the forces, write down acceleration, write down UCM, U means initial, and then we'll write few lines. ये gravitational pull का फॉर्मूला है, बाद में और अच्छे से देखेंगे. Write down the statement. If on a system only internal forces are present, if on a system only internal forces are present, then acceleration of center of mass is always zero. Acceleration of center of mass is always zero. केवल कब, अगर केवल किस तरह के फोर्सेस प्रेजेंट हैं, इंटरनल. एक्सटर्नल आएगा, गानी क्या हो जाएगी, चेंज. Now tell me this. If I say only internal forces are present, then does that mean that center of mass is not moving? Question आया ये, स्कूल में भी आ सकता है. There are only internal forces present on a body, on a system. Does it mean that center of mass is not moving? मैं सोचा भी करो यार, तो मेरी तरफ देखे जा रहे हो. Question is that only internal forces are present. Write down this other question. Now this question के फॉर्म लिखते हैं. Only internal forces are acting on a system. Does it mean that center of mass is not moving? Only internal forces are present on a system. Does it mean that center of mass is not moving? कितने लोगों को समझ में आया IOM? IOM. What is IOM? Inertia of motion. अगर ये फोर्स पहले से मूव कर रहा होता, इधर अगर यहाँ रेस्ट की जगह लिखा होता 10, मान लो वो रेस्ट पे था, तो यहाँ क्या लिख रहे होते, इंटू, ये जीरो नहीं आता, दिखता है. अगर ये मूव कर रहा होता या दोनों मूव कर रहे होते तो ये बच जाता, लेकिन ये क्या आता, जीरो. मूव करो या मत करो, एक्शन किसको कैंसिल करेगी, एक्सेलरेशन कितना आएगा,
अगर acceleration 0 है, that means what? If center of mass is moving with 5 meters per second, suppose ये सिस्टम है, मान ले रेस्ट पर नहीं है, ये 4 kg किससे चल रहा है भाई, और वो ट्रायल किस पर है, तो आप यहाँ पर क्या लिख रहे होते हैं, 4 multiplied by what, ये हिस्सा क्या हो जाता, divided by m1 plus m2 कितना है, 16, जो वेलोसिटी आ रही होती 4 4 10 by 4 5 by 2 कितनी आ रही होती, 2.5 meters पर, इसकी वेलोसिटी निकाली है तुमने, लेकिन उसका एक्सेलरेशन अभी भी कितना है, व्हाट डज इट मीन, इट मींस कि सेंटर ऑफ मास हमेशा इससे चलता रहेगा, 2 पॉइंट, दैट्स व्हाट द क्वेश्चन इज, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ ओनली इंटरनल फोर्सेस आर प्रेजेंट, डज दैट मीन दैट कि इसके पास सेंटर ऑफ मास के पास हमेशा वेलोसिटी जीरो रहेगी, नहीं, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या फॉलो करेगी, IOR और IOM, इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन। अगर पहले से मूव नहीं कर रहा है कौन, सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करेगा, और अगर मूव कर रहा है तो करता रहेगा, लेकिन अगर ओनली इंटरनल है तो ACM क्या बने रहेगा, बना रहेगा 0। ये डिस्टिंक्शन क्लियर हो गया दोनों चीजों के बीच का, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं, फिर से देखना, कुछ ऐसी कहानी हो रही है बोर्ड पर, देखना है, ये 4 है और ये 12 हैवी, अगर दोनों स्टार्टिंग में रेस्ट पर होते तो ऐसा होता, फील हुआ क्या हुआ, ये यहां से चला कहां पहुंच गए, सेंटर ऑफ मास, लेकिन तो किसी ने ये दिया होता कि ये रेस्ट पर है और ये चल रहा है, फिर टक्कर ऐसे होती, सेंटर ऑफ मास कहां निकल जाता, आगे, क्यों निकल जाता, क्योंकि सेंटर ऑफ मास के पास क्या प्रेजेंट है, वेलोसिटी, कंप्लीट द आंसर, as only internal forces are present, ACM will be 0, as only internal forces are present, ACM, acceleration of center of mass, will be 0, which means we must use inertia of rest or inertia of motion. That is, if center of mass is moving, it will continue with that same velocity. If center of mass is moving, then it will continue with same velocity. And if it is at rest, then it remains at rest. And if it is at rest, then it remains at rest. Done? मन में आ गई कहानी पूरी? अब लेवल और उठाते हैं। हेलो, अपने को दे रखा है E is 1/2। कोलिजन बोला ना हमने, कोलिजन बोलते हैं हमने किसको और डेवलप कर लिया E। What is E? Coefficient of acceleration. Can you see it's not an elastic, perfectly elastic collision? Energy lose होने वाली है। Now, for this type of collision, find out velocity of the center of mass for this particular question. जब ये पहले किस पर था, ये भी किस पर था? In that case, ये आपस में पास में आएंगे, टकराएंगे, टकराने के बाद they will move away from each other, या इधर जाएंगे, कहाँ जाएंगे पता नहीं। That's what you need to find. Find out velocity of center of mass after the collision if coefficient of restitution is what? 1/2. Write down this. In the previous question, previous मतलब previous to previous, समझ गए?
प्रीवियस तो अपना सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड था. In the previous question, find out velocity of center of mass. In the previous question, find out velocity of the center of mass after the collision if coefficient of restitution is 1/2. Find out velocity of the center of mass after the collision if E is half. Question में दोनों रेस्ट पर है. अब टाइम वाला भी ले सकते हो. यहाँ पर अभी रेस्ट वाले के लिए करो. अब अपने को भाई टक्कर के बाद सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकालने के लिए पहले कोलिजन के बाद का क्या निकालना पड़ेगा? V1 है. V1 और V2 निकालने का तरीका क्या था? न्यूटन्स इक्वेशन V2 minus V1 upon U2 minus U1 equals to minus of E. समझ में आ रहा है? इधर V2 minus V1 upon U2 minus U1 equals to minus E. What is U1? What is U2? इसका मतलब आपके कॉन्सेप्ट बेकार है. U1 is not 0, U2 is also not 0. V2 minus V1 upon minus equals to what? What's the meaning of U1, U2? Velocities before and V1, V2 after. Before means 10 साल पहले, just before. Can you see it's not just before? तो यहाँ है ना, टक्कर के वक्त तो दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं ना. तो जब ये टकराने वाला होगा उसके जस्ट पहले आपको क्या मिलेगा? U1 which is no longer 0. आ रहा है भेजे में? सिमिलरली आपको 12 की वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी यहाँ. You need to find U1 and you need to find U2. फिर ये एक इक्वेशन कहलाएगी V1 V2 में. दूसरी इक्वेशन के लिए आपको किसके पास जाना पड़ता है? CO. याद आया? COLM कब यूज करते हैं? एक्सटर्नल कैसा है तुम्हारा? याद आ रहा है? एक्सटर्नल क्यों 0 है? क्योंकि कोलिजन के फोर्स कैसे होते हैं? इंटरनल. एक एक्शन दूसरा. इसका मतलब हम क्या यूज कर सकते हैं? पक्का? तो आंसर तो फिर 0 ही है ना. फिर कौन मजदूरी करेगा ये के पास? क्योंकि आपने खुद बोला. Can I use COLM? Yes. COLM का मतलब क्या हो रहा है? Other than gravitational force, कौन सा फोर्स और प्रेजेंट हो गया? कोलिजन फोर्स. लेकिन कोलिजन फोर्स भी तो कैसा होता है? एक एक्शन होता है, दूसरा इसका मतलब अभी भी बॉडी पर कोई नेट फोर्स. अगर नेट फोर्स नहीं है इसका मतलब ACM कितना है? टक्कर के पहले भी, टक्कर के वक्त भी, टक्कर के तो टक्कर के पहले सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या आ रही थी? अबे 0. अब लेना चाहता तो ये हमने रेस्ट लिया हुआ है और ये क्या बोला हुआ है? रेस्ट. उस केस में UCM क्या आया था? 0. इसका मतलब टक्कर के वक्त भी, टक्कर के पहले भी, टक्कर के 10 दिन बाद भी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या बनी रहेगी? 0. आपको ये सब करने की जरूरत ई से कोई मतलब. ये वो चीज है जिसकी यहाँ पर आपको टेंशन नहीं लेनी है. क्यों नहीं लेनी है? यहां सीखना. क्यों नहीं लेनी है? यहां सीखना. आपसे बोला गया था V निकालो. एक बार और एक्सप्लेन कर दे रहा हूं. आपसे बोला गया V निकालो. किसका? कब निकालो? कोलिजन के बाद. कोलिजन के बाद आपने वेलोसिटीज का सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला सीख लिया ना. क्या होता है? m1 v1 plus m2 v2 upon m1 plus m2. Is it clear? इधर जो केवल न्यूमरेटर है उसको पकड़ना. न्यूमरेटर is what equation? COLM क्या बोलता है? m1 u1 plus m2. Let's call them u1 dash and u2. ये कौन सी वेलोसिटीज हैं? टक्कर के जस्ट पहले. कौन सी?
U1 कितना है तेरा 0, U2 कितना है तेरा 0. Can you see that this is also m1 u1 plus m2? केवल न्यूमरेटर की बात हो रही है. देखना सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, सीखो. ये होता है v1 का मतलब क्या था, टक्कर के बाद. कुछ लोग कंफ्यूज से चेहरा बना रहे हैं, मैं आराम से दिखा रहा हूं. एक लाइन का स्टेटमेंट है कि आप फील कर पाओ, इसलिए लोगों की शक्ल देख के ऐसा लग रहा है कि इतनी टक्कर सबने करा दी है कि क्वेश्चन में दिमाग का दही हो गया. तो इंटरनली बड़ा परेशान है लोग. भाई देखना है जरा, अच्छा पार्टी इधर प्यार से समझाते हैं. ये रहा m1, ये रहा m2. लेट्स कॉल u1 व्हाट, u2 कितना, जरूरी नहीं कि 0, जो भी होगा वैसा मेंटेन होगा. अभी इस पर इधर क्या लग रहा है f, इधर भी क्या लग रहा है. देखना रे, टक्कर के जस्ट पहले वाले मोमेंट पर आ गए. टक्कर के जस्ट पहले ये किससे मूव कर रहा है, ये इधर किससे मूव कर रहा है. अभी टक्कर नहीं हुई है. अगर टक्कर नहीं हुई है, अरे हुई हो या नहीं हुई हो, f एक्सटर्नल तो अभी भी कितना है 0. इसका मतलब P initial should be equal to what, P minus 0. LM लिख रहे हैं अपन. P initial कितना, m1 times 0, m2 times 0 should be equal to what, m1 into plus m2 times minus of, इधर जा रहा है ना. कितना क्लियर हो गया. ये कब तक है, बिफोर. ये क्या था, वेरी इनिशियल मोमेंट. व्हाट इज दिस, जस्ट बिफोर. अब ये वाला पार्ट उसको कोलिजन से कोई मतलब नहीं है. इस पूरे वक्त F कौन सा लग रहा है, ड्यू टू ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, म्यूचुअल ग्रेविटी. Fg एक एक्शन है, दूसरा कोई एक्सटर्नल फोर्स. यहां से यहां तक एक्सटर्नल नहीं है, इंटरनल के नाम पर कौन है, Fg. इज इट क्लियर. अब यहां आ जाओ. जब ये टकराएंगे, जब ये क्या दिखा रहा हूं, जब ये टकराएंगे तो टकराते वक्त एक इधर n लगेगा और एक इधर n लगेगा. समझ में आया. लेट्स से इसकी वेलोसिटी कितनी बन गई, इसकी वेलोसिटी कितनी बन गई, मुझे नहीं पता कहां है. तो मैं क्या लिख रहा होता, मैं यहां लिख रहा होता m1 v1 plus m2 v2. ये जो हिस्सा है, again I am using what, at this time Fg as well as m both are present. लेकिन ये दोनों क्या है मेरे लिए, when I write this which is present only Fg. लेकिन ये Fg भी तो मेरे लिए कौन है, as long as internal forces are present I will be using COLM. तो मैंने बोला 5 is equal to 5, which is equal to 5. Can I say that this 5 is equal to this 5? Yes I can. समझ में आ गया. अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पर. मैंने पूछा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाल, कब, टक्कर के बाद. तो आप क्या लिख रहे होते, m1 v1 plus डिवाइडेड बाय, ये समझ में आया. अब v1 v2 मैंने आपको परेशान करने के लिए ये बताया और आप हुए भी, लेकिन होना नहीं था. तो ये m1 v1 plus m2 v2 ये लिखा है. टक्कर के पहले वो ये है, क्या करना, बहुत पहले क्या है वो ये है. लेकिन ये नंबर क्या लिखा हुआ है, 0 डिवाइडेड बाय m1 plus m2 which is coming what, 0. ये मैंने प्रूव दिया है. एक लाइन में बोलते हैं, टक्कर के बाद, टक्कर के पहले, टक्कर के 10 दिन बाद सिस्टम पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं. इसका मतलब उसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या नहीं होगी, चेंज नहीं होगी. पहले कितनी थी, 0. टक्कर के वक्त भी क्या होगी, 0. टक्कर के बाद भी क्या होगी, 0. प्रूफ क्लियर है इतना. भैया को देखिए लास्ट वाला पसंद आया, तो इस केस में इतना नोट करने की जरूरत नहीं है.
हालांकि इट्स अ गुड थिंग। लास्ट वाला पॉइंट समझ में आ गया है? हमने क्या यूज किया हुआ है पूरी कहानी में? कभी भी इस पर क्या प्रेजेंट नहीं था? एक्सटर्नल प्रेजेंट नहीं था। इसलिए मुझे V1 V2 निकालने के लिए आई डोंट नीड टू यूज दिस प्रूफ। हालांकि एक सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन है क्योंकि दोनों में डिफरेंस बता रहा है ना। यहां पर आप क्यों इक्वेट कर पा रहे हो? केवल ग्रेविटी प्रेजेंट है। अब यहां पे इक्वेट कर पा रहे हो, ग्रेविटी प्रेजेंट है साथ में इंपैक्ट फोर्स, लेकिन फिर से वो कैसे है? इंटरनल। As long as internal, मैंने स्टेटमेंट लिखा हुआ है ना, as long as only which type of force is present? Internal. The absence of external. You can always use what? IOR or IO. सेंटर ऑफ मास तो क्या बोलेगा? मेरे पास कोई एक्सेलरेशन नहीं है। तो अपने इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से लिख लो। I'll take 2 more minutes. सबकी जरूरत नहीं थी, अगर करते तो भी असर नहीं पड़ता। But no use. There's no use of this equation. चलिए एक काम करते हैं, नेक्स्ट क्लास भी करेंगे। यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई है? बस एक लास्ट लाइन लिख लो नीचे, इसके बाद ये बनाते रहना। एक लास्ट लाइन नोट कर लो। Before impact, during impact, and after the impact, no external force is present before, during, and after impact. No external force is present, and therefore acceleration of center of mass is 0, which means it doesn't matter if collision is elastic or inelastic. Which means it doesn't matter if collision is elastic or inelastic. Center of mass even after collision, center of mass even after collision will maintain its inertia. क्यों मेंटेन कर रहा है इनर्शिया? क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। और हमारे वाले इस केस में इनर्शिया कितना था स्टार्टिंग में? 0। सेंटर ऑफ मास मूव नहीं कर रहा था, इसलिए पूरे टाइम इनर्शिया क्या बना रहेगा उसका? which means center of mass even after collision remains at rest. Which means center of mass even after collision remains at rest. ये भी अच्छा है, इसको नोट करके जाना। हमने क्या सिस्टमैटिक प्रूफ बनाया है, अदरवाइज केवल एक लाइन से भी काम चल सकता है। और आपकी बाकी नेक्स्ट क्लास